वीडियो में हम अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर के सारे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से कि आपको 3 परख नली दी गई है, इनमें एक में आश्रित जल और शेष 2 में अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन है। तो आप लाल लिटमस पत्र से कैसे पता करेंगे? तो आप देखो इसका आंसर हो जाएगा कि यदि लाल लिटमस पत्र को हम उस तीनों लिक्विड में डालेंगे, ठीक है, और अगर उसका रंग लाल हो जाता है तो पता चल जाता है कि मतलब रंग नहीं बदलता है तो ये अम्लीय है। यदि लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वह क्षारक हो जाएगा, और अगर उसके रंग में हल्का बैगनी कलर का परिवर्तन आता है तो हम समझ जाएंगे कि यह आश्रित जल है। फिर 2.1 का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हम जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है उसके साथ ही जो चैप्टर के अंदर जो कहीं कहीं पे रहता है ना वो वाला भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ 2.1 में क्वेश्चन था कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो आप देखो कि दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है और इन पदार्थ का पीतल तथा तांबे के बर्तनों में रखते हैं तो ये धातु से अभिक्रिया करके धात्विक लवण बनाती है और इसके कारण भोजन दूषित हो जाता है, और यही कारण है कि हम दूषित खाना खाएंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन आप देख लो, पहले इतना पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, मैं आंसर बताती हूँ। तो आप देखो ये जो उसका फॉर्मूला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ इसका अभिक्रिया करके हम लोग को इसका संतुलन बनाना है। तो यहाँ आंसर देख लो कि CaCO3 + 2HCl बाय प्रोडक्ट CaCl2 + CO2 + H2O, यानी धातु यौगिक एक कैल्शियम कार्बोनेट है। जब यह तनु HCl से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। फिर 2.2 का क्वेश्चन है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन के अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज में ऐसे यौगिक के विलयनों की अम्लीयता का अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करता है। तो देखो कि जो HCl होता है, HNO3 होता है, ये अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लीयता को प्रकट करते हैं, परंतु ग्लूकोज और अल्कोहल आदि यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये अम्लीयता का अभिलक्षण भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन आयन देता है और इसी कारण क्या करता है वो विद्युत इन्हीं आयनों के द्वारा चालन करता है। फिर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती क्योंकि शुष्क HCl गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता और इसलिए यह अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। फिर है कि अम्ल की तनुकृत करने समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। मतलब समझ रहे हो, अम्ल में हम लोगों को अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जैसे देखो कि अम्ल एवं जल की क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊष्मा रिलीज होती है ना। जैसे अगर हम चूना में डालते पानी तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म मतलब गर्माहट होती है। अगर उसको नॉर्मली प्लास्टिक के कोई बर्तन में डाल के करोगे ना तो पूरा बर्तन गल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जैसे देखो हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, जैसे मम्मी नाश्ता निकालती थी तो 2 तरीके का प्लेट होता था, ये सबके घर में होता होगा इनफैक्ट। तो एक प्लेट में क्या होता है, चूड़ा में मिक्सचर डाला जाता है और ये बच्चों को दिया जाता है, और दूसरा क्या होता है कि मिक्सचर में चूड़ा को डाला जाता है और ये घर के बड़े लोग यानी पापा वगैरह ये सबको मिलता था। तो मतलब इसका मतलब क्या हो कि जैसे हम चावल में सब्जी डालते हैं, यानी चावल ज़्यादा सब्जी कम, तो उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए कि पानी ज़्यादा अम्ल कम, ऐसे ही मिश्रण होना चाहिए। अगर हम अम्ल ज़्यादा रहेगा और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो बहुत भयानक ये रिएक्शन करता है, यही बात है, ठीक है। फिर है कि अम्ल में विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो आप देखो कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, ठीक है। प्रति मतलब होता है एक। फिर है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अभिवक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। फिर 2.3 का क्वेश्चन है कि आपके पास 2 विलयन A एंड B है,
विलियम ए का पीएच मान 6 और बी का पीएच मान 8 है। इस विलियम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। किस विलियम में, ठीक है, ये हमें बताना है। और इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। तो हमने तो स्केल याद रखा था कि जो भी 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, जो 7 से जितना कम होता है वो उतना ज़्यादा अम्लीय होता है। तो ऐसे देखिए कि विलियम में 6A हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और विलियम ए अम्लीय है जबकि बी क्षारीय है। पता चल गया ना। फिर है कि H+ आयन की सांद्रता का विलियम की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर हो जाएगा कि विलियम में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियम अधिक अम्लीय होता है जबकि H+ आयन की सांद्रता घटने पर विलियम अधिक क्षारीय हो जाता है। यानी हाइड्रोजन जितना बढ़ेगा वो चीज़ उतनी खट्टी रहेगी, मतलब अम्लीय रहेगी, और वो जितना घटेगा ना वो उतनी ज़्यादा क्षारीय होगी, याद रखना। फिर क्या क्षारीय विलियम में आयन H+ आयन होते हैं, और हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं। तो आप देखो कि हाँ, क्षारीय विलियम में H+ आयन होते हैं, परंतु क्षारीय विलियम में H+ आयन की मात्रा अम्लों में उपस्थित H+ आयन की मात्रा से बहुत कम होती है। जैसे देखो, बता दूँ एक बार, ये स्केल है, ये 0 है, 0.7 कहेंगे, और ये मान लो कि इधर 1 है, ठीक है, और इधर है कितना मान लें, 14 मान लेते हैं। तो ये जितना इधर H+ रहेगा ना, इसका मतलब है कि ये क्षारीय ज़्यादा है, और इधर जितना H+ रहेगा यानी वो अम्लीय ज़्यादा है। तो यही बात है, जैसे से ये इसमें H+ तो रहेगा, लेकिन क्या है कि ये उतना वैल्यू नहीं रहेगा जितना अम्लीय में रहता है, वही बात है। फिर कोई किसान खेत की मृदा के किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना और चौक का उपयोग करता है। तो आप देखो कि एक खेत के मृदा में पीएच मान 7 से नीचे अर्थात 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, तो किसान उसे उदासीन करने के लिए क्या करता है, इसमें बुझा हुआ चूना मिलाता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर ऑक्साइड हो गया, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब मिलाता है। देखो क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं उदासीन कब बनता है, जब अम्लीय को क्षारीय में मिला देते हैं तो वो उदासीन हो जाता है, यानी दोनों का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मृदा की वैल्यू मतलब यहाँ पे देखो पीएच कम है, यानी क्या है कि वो अम्लीय होते जाता है, हम उसमें थोड़ा सा क्षार मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो वही बात है। फिर 2.4 का है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलन नाम क्या है। तो इसका प्रचलित नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। किचन में जाओगे तो मम्मी दिखा देगी कैसा होता है विरंजक चूर्ण, मतलब बिल्कुल वाइट कलर का। नमक कैसे होता, नहीं नमक नहीं, मैदा कैसे होता, उस टाइप का होता है। फिर एक उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन की क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है यानी CaOH2, उसको जब आप क्लोरीन से मिलाते हो ना, तभी ये क्या करता है, विरंजक चूर्ण बना देता है। फिर कठोर जल को मृदु जल के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आप देखो अगर हम उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो वो कठोर जल क्या हो जाता है, मृदु जल बन जाता है। फिर कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलियम को गर्म करने पर क्या होता है, अतः अभिक्रिया को समीकरण से लिखिए। तो जब आप देखो कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलियम को गर्म करते हैं ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट के कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। देख लीजिए यहाँ पे 2NaHCO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे Na2CO3 भी बनता है, यहाँ पे H2O यानी जल भी बनता है, और CO2 भी रिलीज होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है कि CaCO, अब थोड़ा बड़ा कर दूँ, CaCO4 को हम लोग 4 बाई पॉइंट मतलब क्या होता है, इंटू होता है, तो बाई 1/2 H2O प्लस, हाँ ये खुद पढ़ लो आप लोग, ये समीकरण पढ़ने से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। सो ये कॉपी में बस बना लेना, याद कर लेना। अब यहाँ से हमारा फाइनली क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि कोई विलियम लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच 10 होगा। फिर कोई विलियम अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलियम को क्या कहेंगे। तो इसको HCl होगा यहाँ पे। फिर NaOH को 10 ml विलियम HCl और 8 ml विलियम के पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH का विलियम 20 ml ले तो उसको उदासीन करने के लिए कितना लाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 16 लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बताऊँ, लॉजिक सिंपल बताती। देखो ये 10 ml है, यहाँ पे NaOH, और यहाँ पे दुगुना करके कितना है 20 ml, यानी डायरेक्ट दुगुना किया। तो यहाँ पे HCl कितना ले रहा था, इतना, तो इसको डायरेक्ट दुगुना कर देंगे तो 8 का दुगुना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सिंपल।
फिर बताओ अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का मतलब यूज़ होता है? तो एंटासिड का यूज़ होता है। जो इनो पीते हैं ना, इनो पियो 5 मिनट में एसिडिटी गॉन, इनो ऑन एसिडिटी गॉन, ऐसा करके उसका ऐड आता है ना, तो ये क्या होता है ना, उस पर एंटासिड ही होता है। वो जैसे ही आप खाते हो, क्योंकि हमारे पेट में तो HCl यानी अम्लीय है और ये क्षारीय होता है, तो उसको जैसे ही हम कवर करते दोनों उदासीन हो जाता है और हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। फिर है कि मैं जब छोटी थी एक स्टोरी बताती तो क्या करती थी, अब नहीं करती हूँ, पानी चीनी पहले घोल लेते थे अच्छे से और उसके बाद क्या करते थे अलग ग्लास में, फिर एक ग्लास में नीचे इनो डाल के और उसके बाद उसमें जल्दी से पानी डाल के पीते थे, वो स्प्राइट वाली फीलिंग आती थी। टेस्ट भी मस्त लगता था और अच्छा भी लगता था। तो बचपन में एक आध बार किया था, फिर मम्मी लोग डांटी वाटी, उसके बाद हो गया। तो आप लोग ऐसा ट्राई करते हो कि नहीं घर पे, जरूर बताना कमेंट में। फिर देखो निम्न में से अभिक्रिया में से हम लोगों को शब्द समीकरण लिखना है। जैसे आप देखो इसमें मुझे बोलने से कोई फायदा नहीं, आप डायरेक्ट देख रहे हो ऊपर क्वेश्चन है, उसका हम लोग को नीचे क्या कर देना, समीकरण में बता देना। तो ये डायरेक्ट है, आप लोग नोट डाउन कर लो। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्लीय की तरह नहीं होता। यह क्रियाकलाप द्वारा साबित करें। तो आप देखो कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका, जैसे अभी हमने बताया था, ये ज़्यादा क्षारीय पे क्या होता है, हाइड्रोजन का मात्रा कम होता है, तो वही बात है। तो इसमें क्या होता है ना कि वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्योंकि जब अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो यह विलियम विद्युत का चालन नहीं करता है और बल्ब नहीं जलता है। वहीं अगर आप HCl को डालकर देखोगे ना तो बल्ब जलने लगेगा। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि इन दोनों में हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन यह उन्हें अम्ल के रूप में वर्गीकृत नहीं करने देता है। फिर है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करती जबकि वर्षा जल करती है? तो आप आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करती क्योंकि इसमें आयन उपस्थित नहीं होता, जबकि वर्षा जल में क्या होता है कि विद्युत का चालन आयन के कारण होते रहता है। फिर है कि जल की अनुपस्थिति पे अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो आप देखो कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन का विघटन केवल जल की उपस्थिति में ही होता है। क्योंकि जल का होता है H2O, वहाँ पे अगर आप मिलाओगे अम्ल को तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, विघटन होता है। ठीक है। 9 नंबर है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? अच्छा सेम क्वेश्चन है ना, कोई नहीं। तो जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन का विघटन केवल जल ही की उपस्थिति में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि हम लोगों को 5 विलियम लेना है ABCDE और उसके 5, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होता है सबका pH। तो कौन सा विलियम है? तो आप देखो कि पहला जो उदासीन रहेगा उसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 रहेगा। जो pH वैल्यू 11 है जिसका, वो प्रबल क्षारीय मतलब बहुत क्षारीय होगा। जिसका 1 है वो बहुत अम्लीय होगा, जिसका 4 है वो उसका नॉर्मल अम्लीय होगा और जो दुर्बल क्षारीय है उसका pH वैल्यू 9 हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि हम इसको इसको क्या कहते हैं, इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, पहले 11 फिर 9 फिर 7 फिर 4 फिर 1। ठीक है। चलो फिर 11 नंबर क्वेश्चन की परख नली A एवं B समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली A को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली B में एसिटिक अम्ल डालिए। इस परख नली की अधिक तेजी से बुदबुदाहट होती है और क्यों? तो आप देखो कि HCl जो होता है ना उसकी तुलना में क्या होता है, ये मतलब जो CH3COOH है ये क्या होता है कि अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। इसी कारण क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है और ये आवाज़ आती है। फिर ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्यों परिवर्तन होता है? अपना उत्तर समझे। तो आप देखो कि दूध का pH मान 6 होता है, लेकिन जैसे ही यह दही में परिवर्तित होता है pH मान घट जाता है क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा में कमी आ जाती है। कहाँ गया, चलो यही क्वेश्चन था ना। फिर कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा डालता है, ठीक है, और आधा दूध जो है उसमें pH मान 6 में बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? यह दूध को दही बनने से अधिक समय क्यों लगता है? तो आप देखो कि ताज़ा दूध का pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है, तो क्योंकि क्षारीय स्थिति में दूध आसानी से दही नहीं बनता, और दूसरा है कि चूंकि यह दूध सामान्य दूध की तुलना में थोड़ा अधिक क्षारीय, इसलिए दही बनने में क्या होगा कि थोड़ा और समय लगेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी
बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप देखो, अभी मैंने बताया ना, जो चूना होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको कहते हैं। उसको अगर आप प्लास्टिक में डालोगे तो वो जल जाएगा। देखो, क्योंकि वो यह नमी में जल अवशोषित करता है और जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ में बदल जाता है। तो इस कारण क्या होता है, अगर हम उसको नॉर्मली प्लास्टिक के बर्तन रखें या कुछ में, तो वो बर्तन तोड़ देगा। इस कारण हम उसमें नहीं रखते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख लो कि CaCO4 1/2 इन H2O प्लस 1/1/2 H2O बाई प्रोडक्ट CaCO4 प्लस 2H2O, तो जिप्सम बन जाता है। उदासीन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है, इसी को हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब हम लोग क्या करेंगे, अम्लीय और क्षारीय को आपस में मिलाते हैं तो जल और CO2 रिलीज हो जाता है। जल और लवण बन जाता है। लवण मतलब क्या होता है ना, नमक। तो वही है, जैसे देखो NaOH प्लस HCl, NaOH क्षारीय है, HCl अम्लीय, दोनों को मिलाते तो NaCl बन जाता है और H2O यानी जल बन जाता है। उसी तरीके से हम HNO3 प्लस KOH को मिलाते हैं तो KNO3 बन जाता है और फिर जल बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उदाहरण लिखिए। तब देखो, जो धोने का सोडा होता है जिसको सर्फ जिसको कहते हैं, तो इसका 2 है। एक है उपयोग कांच, साबुन या कागज उद्योग में किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। और वहीं दूसरा जो है बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग पाउडर, पावरोटी, केक, ये सब जो स्पंजी होता है ना, वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जो ढोकला बनता है वो सब बनाने में। और इसका जो उपयोग है वो सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। अग्निशामक किसको कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग हमें बताओगे। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक